किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि हौसला रख प्यारे वो मंजर भी आएगा, हौसला रख प्यारे वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। तू बड़ी शिद्दत से मेहनत तो कर, तू थोड़ी शिद्दत से मेहनत तो कर, तेरे सपने तेरा लक्ष्य खुद चल कर तेरे पास मुकम्मल होने आएगा। तेरे सपने तेरे लक्ष्य तेरे पास चलकर खुद मुकम्मल होने आएगा। तो मेरे भाई, इससे मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आप बस मेहनत कीजिए। जब मेहनत करोगे तो आपके सपने, आपके लक्ष्य, आपने जो कुछ भी सोचा है वो सब कुछ पूरा होगा और आपको वो सब कुछ मिलेगा। तो आप मुझे तो जानते ही हैं, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई विक्रम सिंह, और मैं आपको स्पेशल एनडीए के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। कल की क्लास के अंदर, यानी इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, हमने समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बारे में बात की है, और आज के इस लेक्चर, इस क्लास के अंदर हम इसी का जो हमारा सेकंड पार्ट है, हमने कल इसका मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी के 3 हिस्से होते हैं, एपी, जीपी एंड एचपी। एपी यानी समांतर श्रेणी आपने कल पूरी कर ली है। आज हम जीपी के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम इसे कहते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी सारी चीज़ों को समझें, अच्छे से सुने, नोट करें, सवालों को करें, प्रैक्टिस करें और अपने हर डाउट को दूर करें, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करके अपने कंसेप्ट्स को मजबूत बनाएं, अपनी जड़ों को मजबूत बनाएं। कोई भी पेड़ ऊपर कब बढ़ता है मेरे भाई? जब उसकी जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो जब तक आपकी जड़ मजबूत नहीं होगी, कोई भी पेड़ एक मजबूत पेड़ नहीं बन सकता। तो आप भी अपनी जड़ को कंसेप्ट मजबूत बना के बना सकते हैं। तो चलिए, आज हम पॉइंट नंबर 2 हमारे जीपी को यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शुरू करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर 2 नंबर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? हिंदी वाले यहाँ पर लिखेंगे भाई साहब गुणोत्तर श्रेणी। क्या लिखेंगे? गुणोत्तर श्रेणी। और इंग्लिश वाले यहाँ पर लिखने वाले हैं ज्योमेट्रिक, GEOMETRIC, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, PROGRATION प्रोग्रेशन, और इसे हम शॉर्टकट में जीपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्टकट में हम इसको जीपी भी कहते हैं, और मैं बार बार जीपी ही यूज करूंगा। तो आप जब भी मैं कहूं कि मैं जीपी की बात कर रहा हूं, तो जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी होगा। ओके एवरीवन, सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर समझते हैं कि जीपी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी आखिरकार होती क्या है। वह श्रेणी, समांतर श्रेणी में आपने पढ़ा था कि वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद का अपने पूर्व पद से अंतर एक निश्चित संख्या होती है। तो इसके अंदर क्या होता है भाई? सॉरी, इसके अंदर क्या होता है? वह श्रेणी, कौन सी श्रेणी? वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद का यानी एवरी टर्म, वह सीरीज जिसका एवरी जो टर्म है, उस टर्म का, उसका जो पहले वाला टर्म है, ठीक है, उसके पहले वाले पद से, वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद का अपने पूर्व पद से यानी जो टर्म है उसके फर्स्ट टर्म से, उसके पहले वाले टर्म से, पूर्व पद से अनुपात मतलब रेशियो, उसका रेशियो क्या हो? एक निश्चित संख्या हो, एक निश्चित संख्या हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, उसे हम जीपी कहते हैं। मैं वापस समझाता हूँ। वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद का अपने पूर्व पद से, मान लीजिए ये एक पद है, तो इसका इससे पहले वाले पद का अनुपात एक निश्चित संख्या होगी। आप कोई भी पद उठा लीजिए, उस पद का उसके पहले वाले पद से अनुपात निकाल लीजिए, ठीक है, उसके आगे वाले पद से उसका अनुपात निकालेंगे, तो आपका जो अनुपात है वो एक निश्चित संख्या अगर आती है तो वो एक गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। और जो ये निश्चित अनुपात होता है, जो आपका ये निश्चित अनुपात यहाँ पर निकल कर आता है, इस निश्चित अनुपात को हम हिंदी में कहते हैं
अनुपात क्या कहते हैं? सार्व अनुपात एक फिक्स रेशियो यहाँ से निकल कर आता है और इस फिक्स्ड रेशियो को आप सार्व अनुपात, यहाँ पर कॉमन रेशियो आप इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो आप इसको कहते हैं। ओके, समझ में आया यहाँ तक? तो वापस मैं एक बार नोट करूँगा, रिपीट करूँगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। सारी चीज़ों के नोट्स भी मैंने आपको दिए हैं, नोट्स नहीं मिले हैं तो मिल जाएंगे, बट सारी चीज़ें मैं बना रहा हूँ, वापस समझेंगे। गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसके प्रत्येक पद का एवरी टर्म जो उसका फर्स्ट टर्म है, उसके जो पहले वाला पद है, ठीक है, उस पद का रेशियो जो होता है, उसका अनुपात एक फिक्स्ड वैल्यू, एक निश्चित संख्या होती है और उस श्रेणी को हम गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। वो निश्चित संख्या जो होती है, उस निश्चित संख्या को हम सार्व अनुपात या कॉमन रेशियो हम यहाँ पर कहते हैं। हम इसको यहाँ पर किससे? स्मॉल आर से नोट करने वाले हैं। किससे? स्मॉल आर से नोट करने वाले हैं। एवरीवन समझ में आ गया? तो ये आपका पहले पॉइंट था। और जैसा मैंने कल आपको पढ़ाया था, हम समांतर श्रेणी एपी को हमने 4 पॉइंटों में डिवाइड करके पढ़ा था। आज जीपी जो आप पढ़ रहे हो, इस जीपी को भी हम कुल 4 पॉइंटों में डिवाइड करेंगे। पहला पॉइंट आपका चल रहा है जिसमें हम जीपी को देखेंगे, उसके कुछ फॉर्मूले हैं उनको देखेंगे। सेकंड में हम जो गुणोत्तर माध्य होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, उसको देखेंगे। थर्ड में संख्याएं मानना, फोर्थ में प्रॉपर्टी, और पॉइंट नंबर 2 आपका मतलब गुणोत्तर श्रेणी खत्म। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। और एक छोटी सी बात और आप सबसे मैं जानना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त मुझे कल बता रहा था कि भाई विक्रम, तेरा तरीका थोड़ा अग्रेसिव है यार, मतलब जब तू बोलता है तो ऐसे लगता है कि यार तू खुश होकर नहीं बोल रहा, तू थोड़ा सा मतलब ज़बरदस्ती तुझसे बुलाया जा रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको कैसा लगता है। आप उसके बारे में मुझे अपनी एक प्यारी सी राय दे सकते हैं, बिल्कुल सही दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि मैं अपने अंदर सुधार करूं। देखिए, आपकी जंग किसी दूसरे से नहीं है, आपकी जंग अपने आप से है। मेरी लड़ाई मेरे अपने आप से है। मुझे अपने आप को और बेहतर बनाना है, आपको अपने आप को और बेहतर बनाना है। ठीक है, तो आप मुझे इसके बारे में ज़रूर राय दें कि हमारा बोलने का तरीका, पढ़ाने का तरीका कैसा है। आप उसके बारे में ज़रूर मुझे थोड़ा सा बताएं। ठीक है, फिर हम बदलाव करेंगे। चलिए, मैं आगे की इसके पॉइंट्स को शुरू करता हूं। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। अब हम यहाँ पर जो चीज़ें अब मैं नोट करवा रहा हूं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट आपका जीपी का व्यापक रूप। जीपी का आपका जो व्यापक रूप होता है, GENERAL, जनरल फॉर्म, ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन होता है आपका, गुणोत्तर जो श्रेणी होती है, इसका व्यापक रूप क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी जनरल फॉर्म होती है AR स्क्वायर AR क्यूब, और ऐसे चलती जाएगी AR की पावर n-1। ये इसका हमारा व्यापक रूप होता है। अब मैंने अभी आपको जब डेफिनेशन बताई तब क्या कहा था कि वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद का अपने पूर्व पद से अनुपात एक निश्चित संख्या होती है। तो क्या यहाँ पर ये लागू होता है? चेक कर लेते हैं। देखिए, AR/R बराबर क्या आ गया? बताइए, R आ गया। मैं आपसे पूछूं यहाँ पर AR स्क्वायर बटा AR बराबर क्या आ गया? R आ गया। A से A कैंसिल, A से A और R से R कैंसिल। मुझे बताइए AR क्यूब बटा AR स्क्वायर क्या आ गया? R आ गया, क्योंकि A से A, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, बच गया R। भाई साहब, एक फिक्स वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल कर आ रही है और इस फिक्स वैल्यू को हम R कहते हैं। इसे हम कॉमन रेशियो कहते हैं, सार्व अनुपात कहते हैं। और जिसके अंदर ये फिक्स होते हैं वही आपकी गुणोत्तर श्रेणी होती है। आपको ये नहीं लिखना है, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए ही किया है। तो आपको बस किस गुणोत्तर श्रेणी जीपी का व्यापक रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होती है, ये होती है। इसके बाद सेकंड आपका जो पॉइंट है कि जीपी का एनवा पद क्या होता है। ओके, जीपी का यानी गुणोत्तर श्रेणी का एनवा आपका पद क्या होता है? एनवा पद क्या होता है? आपका nth जो टर्म है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं nth
टर्म आपका क्या होगा, आप इसको कैसे फाइंड आउट यहाँ से करने वाले हैं। तो सिंपल सा इसका सूत्र है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन आपका इसका सूत्र होगा। अगर आपसे गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद पूछे, कोई गुणोत्तर श्रेणी आपको सवाल में दे देगा और आपसे कहेगा कि भाई साहब इसका 5वां 10वां 15वां 20वां कोई भी पद निकालिए, तो जब आपसे ऐसे सवाल पूछे तो मतलब उसके एनवा पद पूछा है, तो वहाँ पर एन रखिए और इस सूत्र में रखकर आप उसका एनवा पद निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका जीपी का एनवा पद का सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया। चलिए, अब मैंने जस्ट कल आपसे कहा था कि अगर आपको सवाल के अंदर अंतिम पद दे दिया जाता है तब क्या होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूंकि अंतिम पद एल हो तब। अगर आपका सवाल में अंतिम पद एल दिया गया है तो आप क्या लिख सकते हैं, आप एल बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन लिख सकते हैं, यानी आपका ए एन एल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आप इस वाले को नोट जरूर कर लें मेरे भाई। दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे सूत्र मैंने लिखाए हैं। गुणोत्तर श्रेणी अर्थ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी का व्यापक रूप जनरल फॉर्म क्या होती है, इसके अलावा जीपी का एनवा पद यानी nth टर्म क्या होता है हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, गुणोत्तर श्रेणी का, दोनों मैंने लिखा दिए। इसके बाद हम बात करेंगे गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, nth टर्म्स एडिशन या सम की बात करेंगे। ओके, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी वैसा आप कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आगे की बात करता हूँ। चलिए, इसको मिटा देते हैं, फिर अगले पॉइंट की बात करेंगे। तो अभी हमारा जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आप स्टार लगा सकते हैं मेरे भाई, स्टार लगाइए यहाँ पर। अगला है हमारा जीपी के गुणोत्तर श्रेणी के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, या फिर आप लिख सकते हैं सम ऑफ nth टर्म। चलिए, यहाँ पर सम ऑफ nth टर्म यानी n पदों का योगफल क्या होगा गुणोत्तर श्रेणी के अंदर। देखिए, अब आप अगर किसी बुक को पढ़ रहे हैं या आप, मुझे नहीं पता, देखिए बहुत सी जगह दो दो सूत्र इसके लिखाए जाते हैं। मैं आपको केवल एक ही फॉर्मूला लिखाऊंगा जिससे आपका सारा काम यहाँ पर ऑलमोस्ट होने वाला है। ठीक है, तो आपका यहाँ से काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए सूत्र लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे एस एन बराबर, एस एन का मतलब क्या है, सम ऑफ nth टर्म यानी n पदों का यहाँ पर योगफल आपका क्या होने वाला है। तो ये होगा आपका ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। क्या होगा मुझे बताइए वापस, a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये आपका जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल होने वाला है। लेकिन वापस एक बात जरूर याद रखिएगा, यदि आपको यहाँ पर कह दे कि भाई साहब आपका जो अंतिम पद है, सवाल में अगर आपको लास्ट टर्म यानी अंतिम पद अगर दिया गया है, अंतिम पद एल आपका हो, तब आपको इस सूत्र को थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट बना देना है। प्यारा सा सूत्र बन जाएगा क्योंकि बहुत सी बार काम आता है। तो ये सूत्र आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एस एन बराबर एल आर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका एल आर माइनस ए बटा आर माइनस वन। ये आपका सूत्र यहाँ पर बन जाएगा। क्योंकि मेरे भाई हमको पता है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो चूंकि एल बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन होता है, हम ये जानते हैं कि ये होता है। आप इसको गुणा करो ए आर की पावर एन माइनस ए, और आर की पावर एन में से एक आर बाहर निकाल लो तो आर माइनस आर की पावर एन माइनस वन बचेगा। और फिर उसके अंदर से आप इस वाले को एल लिख सकते हो, और उसके अंदर जब कॉमन यहाँ पर ए ऐसे कैसे बच जाएगा, समझ रहे हो मेरी बातों को। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो चूंकि एल बराबर ये होता है, अतः एस जो आपका एन है क्या लिखा हुआ है, ए आर की पावर एन माइनस एक बटा आर माइनस वन।
ठीक है, ये लिखा हुआ है। आप इसको लिख सकते हैं यहां पर Sn बराबर AR की पावर n-1 गुणा में R। मैंने इस R की पावर, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मुझे बताइएगा अगर 2 की पावर 10 है तो क्या मैं इसको 2 की पावर 9 गुणा 2 लिख सकता हूं ना? बोलो हाँ कि नहीं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, क्योंकि हमने पावर में से एक पावर यहां अलग से लिख दिया। ठीक है, तो मैंने 2 की पावर n जो था, r की पावर n था, उसमें से एक r अलग लिख दिया और n-1 लिख दिया। ठीक है, आगे ये a अंदर गुना होगा तो माइनस a बटा r-1। अब a की पावर r-1, a की पावर r-1 को आप l लिख सकते हैं, तो s ऑफ n यानी n पदों का योगफल आपका r l r माइनस a बटा r-1 यहां से निकल कर आ रहा है। आपको अगर इसके हेल्प है तो आप इसको लिखें, वरना मत लिखें। अगर आपको लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है तभी आप इसको लिखिएगा, अदरवाइज भाई मत लिखिएगा फालतू की चीज़ें। ठीक है, लेकिन ये काम का है कि ये वाला आया कैसे। मैं सिंपल सी बात बताना चाह रहा हूँ, हर एक चीज़ें, हर एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो चलिए, जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n पदों का योगफल क्या होता है? क्या होता है बताइए? तो आप बता सकते हैं कि Sn बराबर a r की पावर n-1 अपॉन r-1 यहाँ पर होता है। अगर अंतिम पद l दिया गया हो तो ये सूत्र आपका l r माइनस a अपॉन r-1 बन जाता है। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? उम्मीद है कि आप सभी को ये सारी चीज़ें जो मैंने अब तक समझाई हैं, यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको आ गई होंगी समझ में। ये आपका पहला पॉइंट था। पहला पॉइंट था मतलब मैंने कहा था कि मैं आपको 4 पॉइंट पढ़ाऊंगा। पहला पॉइंट खत्म हो गया। अब दूसरे पॉइंट में हम गुणोत्तर मध्य यानी जीएम, ज्योमेट्रिक मीन की बात करने वाले हैं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर। अब मैं इस पॉइंट के आपको सवाल करवाने वाला हूँ। ओके, तो आप सभी का जो जोश है वो बिल्कुल हाई लेवल पर होना चाहिए मेरे भाई। जोश आपका बिल्कुल तगड़े लेवल पर। आपकी रगों में खून नहीं, आपकी रगों में लावा दौड़ना चाहिए। आपके मतलब नस नस में एनडीए, नस नस में एयरफोर्स, नस नस में नेवी आर्मी भरा होना चाहिए। क्योंकि जो सपना आपने देखा है उस सपने को सच करने के लिए आपको बहुत मेहनत की, बहुत जुनून की और बहुत सारे धैर्य की, पेशेंस की आपको ज़रूरत होने वाली है। तो ये कब होगा? जब आप लगातार उन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे तभी हो पाएगा। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा एंड समझ में भी आया होगा। तो चलिए अब हम सवालों की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब सवालों की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 के जो सवाल मैंने आपके लिए लिखे हैं, आप भी अपनी रफ कॉपी को और अपने पेन को उठा सकते हैं, जिससे आप सवालों को कर पाएंगे। तो चलिए, आप सभी के लिए मैंने नोट्स भी बनाए हैं। ठीक, आपको मिल जाएंगे ये नोट्स। और अब मैं आपको सवाल करवाने वाला हूं, तो आप सवाल करने के लिए हो जाइए तैयार। अब मैं आपके सामने सवाल लिख देता हूं। चलिए, पहला सवाल है आपके सामने, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 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 ये जा रहा है कि 10 पदों का योगफल, के 10 पदों का योगफल। ये आपका प्यारा सा सवाल है। पहला सवाल आपके सामने ऑन द स्क्रीन है मेरे भाई। इस सवाल को पढ़िए, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस के 10 पदों का योगफल। हमेशा एक बात समझिएगा मेरी, सवाल में कभी आपको ये नहीं कहेगा, ये नहीं देगा कि ये समांतर श्रेणी है, ये गुणोत्तर श्रेणी है, ये हरात्मक श्रेणी है। आपको देखकर पता लगाना होगा, देखने से नहीं पता लगता तो निकालना होगा। समांतर श्रेणी के अंदर एपी के अंदर आपका क्या होता है? A2 माइनस A1 बराबर D होता है। और जीपी के अंदर क्या होता है भाई साहब? जीपी के अंदर आपका A2 बटा A1 होता है। यही होता है क्या? हाँ भाई, A2 बटा A1 होता है आपका, A3 बटा A2 होता है। यहाँ पर आपका A3 माइनस A2 होता है। यानी इनका जो अंतर होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं A3 माइनस A2 बराबर D होता है।
तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका एपी में और ये आपका जीपी में होता है, क्योंकि एपी में सब लगातार क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वो सेम होता है, यहाँ अनुपात इनका सेम होता है, आर होता है। तो आप यहाँ पर पता लगाएंगे पहले कि ये एपी है या जीपी है। 1/4 में 1/2 जाएगा तो कितना आएगा भाई साहब, 1/4 माइनस 1/2, लघुत्तम आ गया 4। ठीक है, 4 में 4 का दिया तो 1 आ गया, माइनस 2 तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 तो 2 आ गया, माइनस 1/4 आ गया। ठीक है, दूसरा निकालते हैं, 1/8 माइनस 1/4, बताइए हमें। लघुत्तम आ गया 8, यहाँ पर लघुत्तम आ गया 8 है, 8 एकम 8 तो 8 एकम 8, 4 दूनी 8 तो ये हो गया 2 माइनस 1/8। क्या सेम है? नहीं, इसका मतलब ये एपी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं क्या है जीपी है, तो 1/4 बटा 1/2 बराबर 1/4 गुणा 2/1। जब ऊपर भी बटा की संख्या हो और नीचे भी बटा की संख्या हो तो नीचे वाली संख्या उल्टी होकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 बराबर 1/2। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 1/8 सॉरी 1 ठीक है, ये हो गया 1/8 बटा 1/4, तो 1/8 गुणा 4/1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 मतलब 1/2। इनका अनुपात जो आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई साहब, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताइए मुझे। इसका a बराबर पहला पद है आपका 1/2, आपका r बराबर यहाँ पर 1/2, r बराबर कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है ना। हाँ भाई, 1/4/2 यही तो लिखोगे 1/2। तो 1/4 में 1/2 का भाग देकर देख लो, 1/4/1/2, तो 1/4 गुणा 2/1 बराबर कितना आ गया आपका 1/2 आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपसे पूछ रहा है इसके अंदर इसका n बराबर 10। ठीक है, तो आपको बताना है कि a10 क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होता है भाई साहब बताइए। an बराबर a r की पावर n-1 होता है। तो a10 बराबर a का मान 1/2 गुणा r का मान 1/2 पावर n-1 यानी 10 माइनस 1 आ गया 9। कितना आ गया? 9 आ गया। तो आप लिख सकते हो 1/2 गुणा 1/2 की पावर 2 की पावर 9 लिख सकते हो। 1 की पावर 9 1 ही होगा। क्लियर? तो ये आपका 2 की पावर 9, 2 की पावर 1 ये रहा, तो आप इसको 1/2 की पावर 10 लिख सकते हो, यानी 2 की पावर -10 ये आपका उत्तर आएगा, या 1/2 की पावर 10, और मान लिख सकते हो कि 2 की पावर 10 का मान कितना होगा। प्यारा सा सवाल है, बिल्कुल छोटा सा, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और बिल्कुल देखिए, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, जब आपको सारी चीज़ें, सारे फॉर्मूले, सारे पॉइंट आपको याद होंगे, तो सारी चीज़ें आपको करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके एवरीवन, तो एक एक चीज़ को सुनिए, ध्यान से समझिए, नोट कीजिए और फिर उसको आगे बढ़िए। जब तक आपको चीज़ें समझ में ना आए उससे पहले आप आगे बिल्कुल भी ना बढ़ें। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे चीज़ों को और भी बेहतर से बेहतरीन बना सकूँ। कोशिश पूरी है मेरे भाई आप सब के लिए, क्योंकि देखो यार, आप हो तभी तो हम हैं, समझ रहे हो, आपके बिना हम नहीं हैं, क्योंकि आप ही हो, आप ही वो पावर हो, वो शक्ति हो, वो ताकत हो जो किसी को कुछ भी बना सकता है। सरकार कौन बनाती है? जनता बनाती है। ठीक है, टीचर को, एक व्यक्ति को टीचर कौन बनाता है? गुरु कौन बनाते हैं? बच्चे बनाते हैं, स्टूडेंट बनाते हैं। और आप तो यार मेरे भाई बहनों, आप तो सारे मेरे भाई बहनों, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बराबर है, तो सारे भाई बहन है। अपन तो पूरी एक आर्मी है, पूरी की पूरी योद्धा सेना, द योद्धा अकेडमी। योद्धा का मतलब क्या होता है? वॉरियर, जो जंग लड़ता है। जरूरी नहीं है कि सब आर्मी वाले वॉरियर हों भाई, हर कोई वॉरियर होता है। आप अपने सपनों की जंग लड़ रहे हैं तो आप ड्रीम वॉरियर हैं, अपने लक्ष्य की जंग आप लड़ रहे हैं, तो आप भी एक सच्चे वॉरियर हैं, एक सच्चे योद्धा हैं। ओके, तो चलिए नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं दूसरे सवाल की बात यहाँ पर करूँगा। दूसरा सवाल आप सभी को करना है अभी मेरे साथ। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल मैं आप सबके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर अभी लिखने वाला हूँ, तो दूसरे सवाल की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा सवाल है आपके लिए यहाँ पर 2187,729,
243, ये आपका सवाल है। आपको बताना है इसका 8वां पद क्या होगा, इसका 8वां पद क्या होगा। हाँ भाई, इसका 8वां पद क्या होगा। एक बार मैं आप सबसे, और भाई पीछे वाला जो सवाल था मैं एक बार वापस रिपीट करना चाहूँगा। पीछे वाले सवाल में 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस ये था, और आपसे 10 पदों का योगफल, 10 पदों का आपसे क्या पूछा था, योगफल पूछा था आपसे। जबकि हमने क्या निकाला था, हमने 10वां पद निकाला था। तो यहाँ पर ये छोटी सी मैंने गलती मिस्टेक कर दी है, तो आप इस गलती को सुधारेंगे। समझ रहे हो, हमने 10वां पद निकाला था। मैं वापस लिखता हूँ, a बराबर 1/2, r बराबर 1/2 और n बराबर 10। तो हमारा n पदों का योगफल क्या होता है, बताइए n पदों का योगफल क्या होता है हमारा। मैंने आप सभी को गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी के n पदों का योगफल निकालना आपको बताया है। तो क्या होता है इसका सूत्र, मुझे बताइए जल्दी से। सूत्र होता है आपका ar⁻1 इस सूत्र के अंदर ये मान रख दीजिए सभी, और यहाँ पर 10 पदों का योगफल आप निकाल सकते हैं। ओके, तो ये पहले वाले सवाल को आप पूरा करेंगे। मैंने 2 चीज़ें कर दी सवाल के अंदर, ठीक है। चलिए अब दूसरे सवाल को हम करते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, दूसरे सवाल के अंदर 8वां पद पूछा है। इसके अंदर आपको 8वां पद बताना है कि इसका 8वां पद क्या होगा। जल्दी से मुझे इसका आप एक बार 8वां पद बता दीजिए, बताइए 8वां पद क्या होगा। तो देखिए, a बराबर आपका आ गया 2187, ठीक है। r बराबर बोलिए a1/a2, a1/a2 आपका क्या आएगा 2187/729। 729 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 और ये 29 का गुणा 3 होगा तो 87 होगा। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है। कितनी बार, 3 बार। ओके, आगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आगे आप यहाँ पर क्या करेंगे, a का मान आ गया, r का मान आ गया। n बराबर आपको कितना दिया है, 8 दिया है कि 8 पदों का। an बराबर क्या होता है, ar⁻n-1। तो a8 बराबर a का मान 2187 गुणा r का मान 3 और n का मान है आपका 8 - 1, तो 3 की पावर 7 का मान निकालिए, इसको गुणा कीजिए, आपका जो फाइनल उत्तर है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ओके एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया। और इससे पहले आप सभी का एक छोटा सा प्यारा सा जो डाउट है, वो डाउट मैं यहाँ पर ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा। क्या करना चाहूँगा, हाँ भाई ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा। 1 मिनट रुकिए ज़रा, मैं यहाँ पर देख देता हूँ। r बराबर a1/a2, ठीक है। एक छोटी सी यहाँ पर बाई फॉल्ट मिस्टेक है, देखिए ये वाली चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। आप यहाँ पर लिखेंगे r बराबर a2/a1, क्या लिखेंगे, a2/a1। r कभी भी आ जाए, हमेशा याद रखो, ये चीज़ दिक्कत करती है। r में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि a1/a2 है या a2/a1, यही दिक्कत होती है, ठीक है। इस चीज़ को वापस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैंने अभी लिखा, आपने भी शायद ऐसे ही लिखा होगा, गलती हो सकती है, लेकिन हमें इसी चीज़ को सुधारना है। समझिएगा, r का मान हमेशा a2/a1, a3/a2, ये मान होगा हमेशा r का। एक जगह आप यहाँ पर कोष्टक में लिख सकते हैं कि r बराबर हमेशा a2/a1, a3/a2 होता है। ओके, समझ में आ गया आप सभी को। चलिए अब देखिए यहाँ पर, तो r का मान कितना आ जाएगा, a2 का मान है आपका 729/2187 यानी 1/3 आएगा। r का मान कितना आ गया भाई साहब, 1/3। तो a का मान, r का मान, n का मान इसमें रखेंगे, उत्तर निकालेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताएंगे कि सर हमारे इस सवाल का जवाब ये है। ओके, क्लियर। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे पॉइंट नंबर 2 को शुरू कर सकते हैं। तो तैयार हैं आप सभी, जल्दी से नोट कर लें, फिर मैं एक बार फटाफट इन सारी चीज़ों को रिपीट करूंगा फटाफट। ओके, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो पढ़ने में मज़ा तो आ ही रहा होगा, क्योंकि क्लासें बड़ी लंबी हो रही हैं, है ना। चलिए, अब तक आप सभी ने क्या क्या पढ़ा है हम एक बार वापस रिपीट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन,
जिसे हम शॉर्टकट में जीपी कहते हैं। जीपी क्या होती है? वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद का अपने पूर्व पद से अनुपात एक निश्चित संख्या होती है, यानी एवरी टर्म उसके फर्स्ट टर्म से, एवरी टर्म उसके नेक्स्ट जो टर्म होगा यानी आगे वाला पद, ठीक है, प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से, यानी कोई पद है उसके पूर्व पद से उसका जो अनुपात है वो क्या होगा? एक फिक्स्ड वैल्यू, एक निश्चित संख्या होगी, और उस फिक्स्ड वैल्यू निश्चित संख्या को हम सार्व, अनुपात, कॉमन रेशियो कहते हैं, इसे आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा गुणोत्तर श्रेणी जीपी का व्यापक रूप क्या होता है? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश 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 ए आर की पावर n-1। क्लियर। इसके बाद आपने पढ़ा कि जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद क्या होता है? nth टर्म क्या होता है? ओके, क्या होता है? ए आर की पावर n-1 होता है, ठीक है। अगर अंतिम पद l दे दिया जाए तो l बराबर हो जाएगा ए आर की पावर n-1। अब अगला फॉर्मूला आपने पढ़ा कि जीपी के गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है? सम ऑफ nth टर्म आपसे पूछा है, क्या होता है? a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 होता है। अब यही एक पॉइंट और बन गया कि अगर अंतिम पद लास्ट टर्म l बराबर हो तो देन क्या होगा? तो आपका हो जाएगा l r-a अपॉन r-1। क्लियर। ये सारे पॉइंट आपने पढ़े हैं, सीखे हैं। इसके बाद 2 एग्जाम्पल मैंने करवा दिए, दोनों एग्जाम्पलों को आप वापस करेंगे, और अब आपका पॉइंट नंबर 2 आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, और पॉइंट नंबर 2 का नाम है आपका भाई साहब गुणोत्तर माध्य, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिक, बोलिए क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। शॉर्टकट में हम इसको जीएम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जीएम लिखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य इसको कहते हैं। समांतर माध्य पढ़ा था कल, क्या होता है? ए तथा बी के बीच की सभी संख्याएं समांतर माध्य कहलाती हैं समांतर श्रेणी में। तो आप यहाँ पर भी वही लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे भाई साहब? गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद व अंतिम पद, गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद व अंतिम पद के बीच की सभी संख्याएं, प्रथम पद व अंतिम पद के बीच की सभी संख्याएं, पद के बीच की सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? गुणोत्तर माध्य कहलाती हैं। सभी संख्याएं ज्योमेट्रिक मीन कहलाती हैं, ठीक है भाई साहब। ये आपका हो गया गुणोत्तर माध्य, ठीक है। यानी गुणोत्तर श्रेणी जीपी के अंदर फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म के जो बिटवीन की जो नंबर्स होते हैं, फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर्स बिटवीन ऑल द नंबर्स क्या कहलाएंगे? यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर कहलाते हैं। ओके, क्लियर आप सबका। अब यहाँ पर बात करते हैं पहले पॉइंट की, ठीक है। ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य, ए तथा बी का यहाँ पर गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? निकालते हैं, चलिए। ए तथा बी, ए और बी क्या गुणोत्तर माध्य क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? जीएम क्या होगा? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन बराबर ए बी की पावर 1/2 बराबर ए बी अंडर रूट ए बी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप ये वाला ये लिखेंगे, इसको लिख लीजिए यहाँ पर। यानी ए और बी 2 संख्याएं अगर आपको दे रहा है, इन दोनों संख्याओं का आपसे पूछ रहा है कि गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन निकालो भाई साहब, तो क्या होगा? क्या होगा? ए बी की पावर 1/2 यानी अंडर रूट ए बी आप उसे लिखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आप इसको फटाफट यहाँ पर नोट कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर। अब इसके अलावा मैं एक पॉइंट और यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ये तो 2 ही संख्या है, लेकिन हमेशा 2 संख्याएं थोड़ी देगा, जरूरी तो नहीं है कि 2 ही संख्या दे आपको, सवाल कैसा भी हो सकता है। तब आपको मान के चलिए यहाँ पर कह देता है कि A1, A2, A3, A4, डैश 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 AN, ये जीपी है, ठीक है। जीपी का गुणोत्तर माध्य, जीपी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? आपका जीएम क्या होगा? लिखिए सारे के सारे भाई, सारे पहलवान लिखें इस बात को। अगर आपको जीपी A1, A2, A3, A4,
एन डैश 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 ए एन दिया गया है, एक गुणोत्तर श्रेणी आपको दे दी है कोई भी, और आपसे कह रहा है कि इस गुणोत्तर श्रेणी का, इस जीपी का आप हमें गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन जीएम बताइए, तो क्या होगा भाई? सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने भी पद हैं जीएम बराबर लिख सकते हो A1 गुणा A2 गुणा A3 गुणा डैश 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 गुणा AN, सभी पदों को आपस में गुणा कर दो और आपके जितने पद हैं उतनी पावर 1/n लगा दो। क्या लगा दो? उतनी पावर 1/n में लिख दो। जितने पद हैं उतना n का मान लिख देना, यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा। तो बोलो हाँ जी, बोलो भैया समझ में आ गया? भाई आ गया, बिल्कुल गजब से आ गया, मज़ा आ गया पढ़ने में, आ गया। तो बस अब मैं वापस रिपीट करूँगा, एक बार तुम नोट कर सकते हो चाहो तो, नहीं दिख रहा तो ऊपर लिखेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हें दिख रहा है। थोड़ा सा इधर उधर ये इसमें तीनों बढ़ गए, लेकिन आपस में तुम थोड़ा सा देख लेना। वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा कर रखें जिससे आपको सारा एक एक अक्षर चील की निगाहों से दिखाई दे, समझ रहे हो? चील की निगाहों से दिखाई देना चाहिए, है ना? और चेहरे पर मुस्कान तो होनी चाहिए, क्योंकि यार देख एक मतलब ऐसा सूमड़े जैसा मुंडा लेकर तुम ऐसे सैड सैड दुखी होकर बैठोगे पढ़ोगे तो पढ़ने में वो मज़ा भी नहीं आने वाला, समझ रहे हो? तो मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, मज़े करते हुए, एंजॉय करते हुए पढ़ो। भाई साहब एक लाइफ आपको मिली है और ये एक लाइफ आपको यार अच्छे से निकालनी है। क्या पता कल क्या हो यार, किसके साथ होगा नहीं होगा नहीं पता, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। अपनी ओर से बस पूरी कोशिश करो, कभी भी तुम्हें खुद के ऊपर गिल्टी फील ना हो कि यार देखो एक वर्ड होता है काश, आपने सुना होगा काश, कौन से वाला? काश वाला, ये काश, अरे यार काश मैं उस दिन ये कर लेता तो वो हो जाता, काश मैं ये करता तो ये होता। ये जो काश वर्ड जो होता है ना यार, बड़ा घटिया होता है, बड़ा गिल्टी वाला होता है ये वर्ड। आपको क्या फीलिंग आएगी एनडीए का एग्जाम देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद क्या फीलिंग आएगी बहुत से बच्चों को? यार काश मैं उस दिन वो बुक पढ़ लेता, उस दिन वो चैप्टर में देख लेता, उसका वीडियो देख लेता, पूरा कोर्स खरीद लेता, फलाना फलाना, बहुत सारे काश हो जाएंगे। और वो काश गिल्टी फील करवाते हैं, समझ गए? तो बस आप अपनी ओर से पूरी मेहनत करो कि आपको कभी काश वाले वर्ड की ज़रूरत ना पड़े, कभी अपने आप के ऊपर गिल्टी फील ना होना पड़े। ऐसी तैयारी रखो अपने आप की, ठीक है मेरे भाई? तो बस मिलकर फोड़ेंगे, जितना हो सकता है अपन बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो मैं वापस रिपीट कर देता हूं, हमारा टॉपिक का नाम है गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन। क्या होता है? ज्योमेट्रिक जो गुणोत्तर श्रेणी होती है, जीपी होती है, उसके फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, प्रथम पद और अंतिम पद के बीच की सभी संख्याओं को हम गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। ओके, अब आपको अगर दो संख्याएं ए और बी दी गई हैं और आपसे उनका गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है, तो ए बी की पावर 1/2 यानी √AB आपका हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपको पूरी एक गुणोत्तर श्रेणी दे दी है, A1 A2 A3 डैश डैश AN पूरी श्रेणी दे दी है और आपसे कहा है कि इसका गुणोत्तर माध्य निकालिए, ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, तो क्या करेंगे? सभी पदों को आपस में गुणा कर दीजिए और गुणा करने के बाद ऊपर पावर में, घात में 1/n लिख दीजिए, और जहां n है वहां आपके जितने पद हैं उतने पद का मान लिख दीजिए। मतलब 8 पदों का पूछा है गुणोत्तर माध्य तो 1/8, 10 का पूछा 1/10, 1000 का 1/1000, बस इतना लिख दीजिए, आपका पूरा सवाल बन जाएगा। क्लियर है? तो मैं इस चीज़ों को अब साफ कर रहा हूं, फिर हम आगे की चीज़ों की ओर बढ़ने वाले हैं और मैं आपको सवाल भी लिखवाऊंगा, अभी आपको सवाल भी करने हैं। अब गुणोत्तर माध्य के अंदर हमारा जो अगला पॉइंट है, देखिए आपने दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य निकालना सीखा, पूरी गुणोत्तर श्रेणी का गुणोत्तर माध्य निकालना सीखा, लेकिन अब हम ए और बी दो संख्याओं के बीच में गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट कराना सीखेंगे। क्या कराना? प्रविष्ट कराना, एंटर कराना, एनरोल कराना सीखेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर आपकी हेडिंग है ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच एन गुणोत्तर माध्य, क्या भाई साहब? एन गुणोत्तर माध्य यानी आपके ज्योमेट्रिक मीन प्रविष्ट यानी एनरोल, एंटर करवाने पर, एंटर करवाने पर क्या होगा? तो देखिए ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है? ये ए भाई साहब बैठा है, ये बी भाई साहब बैठा है। आपको इनके बीच में G1 G2 G3 और करते करते आपको GN यहाँ पर आपने गुणोत्तर माध्य बैठा दिए हैं,
ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर आपका जीवन मतलब प्रथम जीएम, ठीक है, आपका प्रथम जो गुणोत्तर माध्य है वो कौन सा है? आपका जीवन है। जीवन ही तो है प्रथम गुणोत्तर माध्य जो आपने बैठाए हैं। प्रथम गुणोत्तर माध्य क्या होगा आपका? ये प्रथम गुणोत्तर माध्य भाई साहब इस श्रेणी का दूसरा पद है। और गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप मैंने पहले पॉइंट में पढ़ाया था। क्या होता है? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर n-1। ठीक है, तो दूसरा पद क्या होता है? ये होगा ए आर। मुझे बताओ इसका दूसरा गुणोत्तर माध्य क्या होगा? G2 गुणोत्तर माध्य दूसरा G2 होगा। तो G2 कौन सा पद है? तीसरा पद क्या होता है? ए आर स्क्वायर होता है। ऐसे ही आपका G3 लिख सकते हो, ए आर की पावर 3। और अगर आपसे ऐसे करते करते कभी पूछ ले कि आपका एनवा गुणोत्तर माध्य क्या होगा? कौन सा? एनवा गुणोत्तर माध्य, 20वां गुणोत्तर माध्य क्या होगा? ए आर की पावर 20, 50वां ए आर की पावर 50, 10वां ए आर की पावर 10। यानी सीधा आप बता सकते हो कि एनवा गुणोत्तर माध्य ए आर की पावर एन यहां पर आपका होगा। इस वाले को भी स्टार लगा लेना थोड़ा सा। यानी एनवा गुणोत्तर माध्य अगर पूछे तो ए आर की पावर एन लिख देना, बस सिंपल सी बात है। लेकिन अब काम क्या है? अदर इस चीज को समझो, अब बगल वाली चीज को समझना। ये तो बहुत आसान था, ये वाली चीज थोड़ी काम की है। मुझे बताओ गुणोत्तर श्रेणी में एनवा पद क्या होता है? तो ए एन बराबर ए आर की पावर n-1 होता है। यही होता है, बिल्कुल साहब यही होता है। अगर आपको अंतिम पद दिया गया हो तब क्या होता है? अंतिम पद दिया गया हो तो L बराबर ए आर की पावर n-1 होता है। यही होता है, बिल्कुल होता है। अंतिम पद आप लिख सकते हो, अंतिम पद L हो तब, अंतिम पद L हो तब ये होता है। क्लियर? इस ऊपर वाली गुणोत्तर श्रेणी के अंदर, इस ऊपर वाली जीपी के अंदर अंतिम पद क्या है? बी भाई साहब है। कौन? बी वाला। तो अंतिम पद आपका बी है, प्रथम पद आपका ए है, आर का मान आपका आर का मान है, ठीक है, और ऊपर पावर n-1। लेकिन अब मुझे एक बात आप और यहां पर बताओ, देखो दो आदमी पहले से बैठे हुए हैं, आपने उन दो के बीच में 100 आदमी और बैठाए, तो कुल आदमी कितने हैं लाइन के अंदर? 102 आदमी हैं, क्योंकि दो तो बैठे थे पहले से, आपने 100 और बैठा दिए। तो भाई ए और बी दो व्यक्ति पहले से बैठे थे, उनके बीच में n और बैठा दिए, तो अब आदमी कितने बचे? कुल आदमी कितने हैं? n+2 हो गए। तो n का मान क्या होगा? n+2 और फॉर्मूले के हिसाब से -1। ठीक है, तो मैं इस जो a गुणा में है इसको बटा में भेज देता हूं। तो आप b बटा a लिख सकते हो बराबर r की पावर n+1, क्योंकि दो में से एक गया तो एक आ गया। और यहां से आपका एक प्यारा सा छोटा सा सूत्र निकल कर आ रहा है। देखना क्या सूत्र निकल के आ रहा है। जो पावर 1/n है मैं इसको इधर भेज रहा हूं, तो आप लिख सकते हो r बराबर b/a की पावर 1/n+1 आप यहां पर लिख सकते हो। ये वाला सूत्र है, आपको शायद दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा है ये वाला सूत्र तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, r बराबर b/a और इसकी घात है आपकी 1/n+1। ये आपका यहाँ पर सूत्र है। इस सूत्र को लिख लेना मेरे भाई, ये सूत्र आपके बहुत 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 ज़्यादा काम आने वाला है। अब मैं वापस इन चीज़ों को समझाऊंगा, एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं 2 बूंद पानी की पी लेता हूँ, ठीक है? चलिए नोट कर सकते हैं आप इनको। तो चलिए मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, वापस आप समझेंगे, ठीक है? देखिए, जब मैं आपको समझाता हूं ना उस वक्त आप मत लिखिया करो, जब समझाता हूं उस वक्त आप समझा करो, सुना करो।
जब मैं लिखाकर साइड में हो जाऊं या फिर जब मैं कहूं कि मैं अगले वाले पॉइंट पर चलते हैं, उस समय वीडियो को रोक लिया करो, पॉज कर लिया करो, या तो एक स्क्रीनशॉट मार लो या भाई साहब वीडियो को वहीं रोक कर नोट कर लिया करो। ठीक है, अब समझते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है कि गुणोत्तर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। हमने इसके अंदर पढ़ा प्रथम पद और अंतिम पद के बीच की सभी संख्याएं गुणोत्तर माध्य। ए और बी का गुणोत्तर माध्य अंडर रूट ए बी या ए बी की पावर 1/2। पूरी श्रेणी अगर आपको दे दे A1 A2 A3 GP पूरी दे दे तो उसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा, A1 A2 A3 सभी पदों को गुणा कर दो, पूरे की पावर 1/n लगा दो, उत्तर आ जाएगा। तीसरा पॉइंट, अगर A और B के बीच में n गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट किए जा रहे हैं, बैठाए जा रहे हैं, एनरोल किए जा रहे हैं, तब कैसे होगा। हमने लिया कि भाई साहब A और B दो व्यक्ति हैं, दो के बीच में n G1 G2 G3 G4 Gn डैश डैश Gn हमने यहाँ पर गुणोत्तर माध्य नाम के आदमी बैठा दिए। तो मुझे बताओ यहाँ पर G1 जो आदमी है, वो जो नया वाला आदमी है, प्रथम गुणोत्तर माध्य है हमारा, पहला वाला आदमी है जो हमने बैठाया है गुणोत्तर माध्य वो है, लेकिन इस लाइन के अनुसार इस श्रेणी में तो वो दूसरे नंबर पर है। तो आपका जो व्यापक रूप मैंने लिखाया था जीपी का, वहां से दूसरा पद क्या होता है, ए आर। दूसरा इसका दूसरा गुणोत्तर माध्य क्या है, G2, तो G2 बराबर AR², G3 बराबर AR³। तो ऐसे डैश डैश करके आपसे अगर कभी भी nवा पद पूछ ले, गुणोत्तर माध्य में nवा गुणोत्तर माध्य पूछे, तो Gn बराबर यहाँ पर आप लिखेंगे Gn बराबर AR⁴n लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि गुणोत्तर श्रेणी में nवा पद क्या होता है, AR⁴n-1। अगर अंतिम पद दिया हो तो L बराबर AR⁴n-1। अंतिम पद क्या है इसके अंदर, B है, तो L की जगह B, A की जगह AR, और n देखिए आपने दो आदमी A और B तो पहले से बैठे हैं, उनके बीच में बैठाया है n को, तो कुल आदमी कितने हैं, n तो बैठाए हैं और दो पहले से, तो n+2। तो जहां पर n है वहां n+2 रखेंगे। सूत्र में -1 तो -1, दो में से एक गया तो एक बच गया। अब जो a गुणा में है, गुणा वाली संख्या हमेशा बटा में आती है, तो इस एक को इधर बटा में भेज दिया, बराबर n+1। इसकी जो घात है, अगर इस साइड की घात को उस तरफ भेजोगे तो घात भी इधर ऊपर है तो उधर बटा में चली जाएगी, बटा में है तो इधर ऊपर आ जाएगी। तो मैंने इधर r⁴n+1 है तो इधर इसको क्या कर दिया, 1/n+1, तो r बराबर b/a की घात 1/n+1 हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और है और उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 जो हम गुणोत्तर माध्य पढ़ रहे हैं, ये वाला पॉइंट भी आपका खत्म हो जाएगा भाई साहब, क्लियर हो जाएगा। तो अगला एक पॉइंट और छोटा सा पॉइंट है, उस पॉइंट को जरा और लिखेंगे और मैं सवाल करवाने वाला हूं आपको। क्या करवाने वाला हूं, सवाल करवाने वाला हूं। तो जरा सवाल करने के लिए तैयार हो जाओ। और जो लास्ट छोटा सा पॉइंट है वो पॉइंट आप यहां पर और लिख लीजिए, A तथा B के बीच के मध्य n गुणोत्तर माध्यों या फिर GM ज्योमेट्रिक मीन्स का गुणनफल क्या होगा। गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल आपका यहाँ पर क्या होने वाला है। अगर आपसे कभी कभी पूछेगा सवाल कि 5 और 10 के बीच में संख्याएं दे देगा कोई भी A और B की जगह, कि A और B इन संख्याओं के बीच में 10 गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल बताइए, तो आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है। तो कैसे निकालोगे आप ऐसे सवालों को, जो संख्याएं हैं आपकी A और B इनको गुणा कर दो और घात में n/2, यानी जितने आपसे गुणोत्तर माध्यों का गुणा पूछा है उतना घात n का मान रख दो और n/2 करके उसका आंसर निकाल लेना। ठीक, ये आपका लास्ट एंड फाइनल टॉपिक था, यानी दूसरे पॉइंट का जो स्टार पॉइंट था वो था। तो यहाँ पर आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अगले 2 पॉइंट और हैं, बिल्कुल छोटे छोटे प्यारे प्यारे चैप्टर, पिछले वाले से तो थोड़ा छोटा ही है। अब मैं आपको सवाल करवाऊंगा, तो चलिए सवाल लिखने के लिए तैयार हो जाइए। ये वाला आपने लिख ही लिया होगा, अब सवाल मैं करवाता हूँ। पहला सवाल लिखने के लिए तैयार, कॉपी पेन उठाइए अपने, उठाओ भाई उठाओ, कॉपी पेन उठाओ। पहला सवाल आपके लिए यहाँ पर 15 तथा 25
15 तथा 25 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? गुणोत्तर माध्य या जीएम क्या होगा? 15 तथा 25 का गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा आपको बताना है। मैं आप सभी के कमेंट्स का इंतजार करूंगा भाई। नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आपको जाकर कमेंट कर देना है। अगर आप वहां ना करना चाहें तो आपको मैं एक उपाय और बताता हूं। जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे या पहले कमेंट को देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक अल्फा बीटा कमेंट मिलेगा, अल्फा बीटा का लिंक मिलेगा। अल्फा बीटा लिंक, कौन सा लिंक? अल्फा बीटा लिंक भाई, जादुई तंत्र मंत्र वाला लिंक है। उस लिंक पर जाकर क्लिक करना, आपको वहां सब कुछ मिलेगा। अल्फा बीटा जादुई लिंक, समझ गए? उस पर क्लिक करोगे तो आपको हमारा ऐप का डाउनलोड करने का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक, यूट्यूब का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, फलाना लिंक, दिखना लिंक, सारे लिंक मिल जाएंगे। जो जहां से चाहिए वहां से एक जगह ले सकते हो आप, ठीक है? तो अल्फा बीटा जादुई तंत्र मंत्र वाला लिंक को भूलना मत, खोल के जरा चेक करना, हमें बताना, ठीक? सवाल लिख लीजिए। सवाल नंबर 2 आपसे कहता है कि 1/3 तथा 27 के मध्य 5 गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल। 1/3 तथा 27 के मध्य 5 गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल के मध्य 5 गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल आप सभी को यहाँ पर निकाल कर हमें बताना है, ठीक है? जीपी की 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 19 तथा गुणनफल 216 है। ये कहाँ से आ गया? ठीक है, ये नहीं है यहाँ पर, ओके। ठीक है, ये वाला सवाल गलत जगह टाइप हो गया। अगला वाला सवाल, 1/2 तथा 32 के मध्य 5 गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट करें। अगला सवाल लिखिए आप यहाँ पर, 1/2 तथा 32 के मध्य 1/2 तथा 32 के मध्य 5 गुणोत्तर माध्य यानी आपके ज्योमेट्रिक मीन प्रविष्ट यानी एनरोल यानी एंटर करवाते हैं, करें तो आपको बताना है कि 5वां गुणोत्तर माध्य, आपका 5वां ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। यहाँ पर आपको ये बताना है 5th आपका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। ये 3 छोटे छोटे प्यारे प्यारे से सवाल हैं, इन सवालों को आपको करके बताना है। मैं तरीका बता देता हूँ। ए और बी का गुणोत्तर माध्य, ए और बी 2 संख्याएं अगर दे दे तो उनका गुणोत्तर माध्य क्या होता है भाई साहब? क्या होता है? a गुणा बी की पावर 1/2 या ए बी के ऊपर अंडर रूट। तो ए और बी का मान कितना हो गया? 15 गुणा 25, इसका अंडर रूट कर देना, कितना आता है देख लेना तरीका। दूसरा सवाल, 1/3 और 27 के मध्य 5 गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल। ए और बी के बीच n, ए तथा बी के बीच n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल अगर आपसे पूछे तो क्या सूत्र लिखाया था बताओ? ए बी की पावर n/2, तो ए का मान 1/3 गुणा बी का मान 27 गुणा करके n का मान कितना है? 5/2 कर दो, कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा आपका निकल कर, ठीक है। इसके बाद 1/2 तथा 32 के मध्य 5 गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट करो। मैं इन वालों को हटा देता हूं, थोड़ा सा तरीके बता रहा हूं, करना आप ही सभी को है भाई साहब, ठीक है। चलिए ऊपर वाले सवाल भी हटा देते हैं। तो अब देखिए 1/2 तथा 32 के मध्य, ये रहा 1/2 तथा ये रहा 32 के मध्य 5 गुणोत्तर माध्य G1, G2, G3, G4 एंड G5 आपने 5 आदमी बैठा दिए। तो करे तो 5वां गुणोत्तर माध्य क्या होगा? मुझे सबसे पहले यहां पर बताइए 5वां गुणोत्तर माध्य यानी G5 बराबर क्या होगा? AR की पावर 5 होगा, AR की पावर 5 होगा क्योंकि Gn बराबर AR की पावर n मैंने बताया था होता है। तो G5 बराबर AR की पावर 5 आ गया। दूसरी बात, R बराबर क्या लिखाया था? B/A की पावर 1/n + 1 लिखाया था। तो बताओ R बराबर B का मान 32, A का मान 1/2, पूरे की पावर 1/n का मान कितना है?
कितने गुणोत्तर माध्य डाले हैं आपने? 5, 5 और 1 6, 1/6। तो ये 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो r बराबर 64 की पावर 1/6, 2 की पावर 6 ऊपर 1/6। 64 को मैंने 2 की पावर 6 लिखा और घात 1/6, घात 6 से 6 कट गई तो उत्तर आ गया 2, यानी r का मान 2। आप यहां पर a बराबर 1/2, r बराबर 2, n बराबर 5, ये तीनों चीजों रख दो, उत्तर आ जाएगा 1/2 गुणा 2 की पावर 5, 1/2 गुणा 2 की पावर 5, तो 2 से 2 कट गया तो 2 की पावर 4 आपका उत्तर यहां से निकल कर आ गया। अरे यार भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे छोटे छोटे से सवाल हैं, उदाहरण हैं, इनको जैसे जैसे करोगे ना वैसे वैसे ही तुम्हें चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। समझते नहीं हो यार तुम इन चीज़ों को। और देखो एक बात और, मैं देखिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी सेम है, सभी इक्वल है, ये सारी चीज़ें सबके लिए सेम है। क्योंकि मैं देखिए, मेरा क्या होता है, मैं जो प्रोनाउंस करता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ, मैं दोनों के लिए सेम चीज़ें बोलता हूँ। मैं मेरी ऑफलाइन क्लासरूम में या फिर मेरे ऑनलाइन क्लासरूम में मैं बहुत सी बार कुछ वर्डों का यूज करता हूँ। जैसे मैं पहलवान कहता हूँ, अरे भाई पहलवान एक ऐसा वर्ड है जो आप मेल के लिए, फीमेल के लिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए यूज कर सकते हो और कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। मैं सबके लिए प्यार से यूज करता हूँ पहलवान, तुम हमारे पहलवान हो, ओके, तुम पहलवान हो हमारे। तो मेरे पहलवान भाई, मेरे पहलवान बहनों, सवाल समझो, सवालों को करो रफ कॉपी में। मैंने कल कहा था ना कि अगर तुम्हारे हाथ में तुम्हारा कॉपी और तुम्हारा पेन है तो तुम्हारे सपनों को पूरा करने से, होने से कोई नहीं रोक सकता। बस उसे छोड़ना मत, करते रहो, घिसते रहो। ऐसा नहीं कॉपी पेन खरीद लिया, उसे चलाना भी है, ख़त्म भी करना है, भरना भी है, वरना बेचारे किताब वाले कैसे कमाएंगे, तुम भर के दूसरी नहीं खरीदोगे तो। समझ रहे हो मेरी बातों को? चलिए, अब हमारे पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की। और पॉइंट नंबर 3 बड़ा छोटा सा, प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा एक पॉइंट है। इस पॉइंट को समझेंगे, ठीक है? चेहरे पर स्माइल, हमारे बॉडी के अंदर थोड़ी एनर्जी, जोश होना चाहिए जिससे हम पॉइंट को कर सके। बीच बीच में मुझे भी थोड़ा सा उदासी सी होती है, लेकिन जब मैं आपके बारे में सोचता हूँ, जब मैं एनडीए के बारे में सोचता हूँ, जब मैं सीडीएस के बारे में सोचता हूँ, तो यार यूँ बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी सी आ जाती है। समझ गए? सोच को तुम भी देखो ज़रा, तुम्हारे भी बॉडी में एनर्जी की लहर दौड़ उठेगी। ओके, चलिए अब हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। आपका जो पॉइंट नंबर 3 है वो है गुणोत्तर श्रेणी में संख्याएं मानना। जीपी के अंदर संख्याएं कैसे मानी जाती हैं या कौन कौन सी हमें माने जिससे आसानी हो जाए। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जीपी में यानी गुणोत्तर श्रेणी में संख्याएं मानना, संख्याएं कौन कौन सी आप मानने वाले हैं। सबसे पहली बात आती है 3 संख्याएं। कौन सी संख्याएं भाई? 3 संख्याओं की अगर आपको ज़रूरत हो, 3 संख्याएं माननी पड़े तो आप क्या क्या मानेंगे? पहली संख्या मान लीजिएगा a/r, दूसरी a और तीसरी ar। ये 3 संख्याएं आप यहाँ पर मान सकते हैं। अगर आपको कभी 4 संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है, आपको कभी 4 संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है तो आप a/r3, a/r, ओके, ar और ar3, ये आप 4 संख्याएं मान सकते हैं। अगर आपको कभी 5 संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है तो, अगर 5 संख्याओं की ज़रूरत हो तो 5 संख्याएं आप यहाँ पर मान सकते हैं। ar का स्क्वायर, a/r, a, ar और ar स्क्वायर। ये प्यारे प्यारे 3 छोटे छोटे पॉइंट है। बस यही संख्याएं हम क्यों माने, ये भी पॉइंट बन जाता है। अरे मेरे भाई पहलवान, मेरे भाई, मेरी दीदी, मेरी सिस्टर, यही पॉइंट बनता है। मैं मानता हूँ कि हम यही पॉइंट क्यों माने। तुम्हारा जो मन करे वो पॉइंट मान लो, लेकिन हमें सवालों को करना है, समझ रहे हो? करना है, और हमें आसानी से सवालों को करना है, फंसाना नहीं, उलझाना नहीं है। तुम्हारा जो मन करे तुम मान सकते हो, लेकिन यही पॉइंट सर आपने क्यों माने? भाई मैंने इसलिए माने क्योंकि जब तुम इनको गुणा करोगे आपस में, जब तुम इनको जोड़ोगे आपस में, तो ये चीज़ें बहुत आसान बना देंगे। इसीलिए हम इन्हीं पॉइंटों को मानते हैं अक्सर। क्लियर है?
बोलिए हाँ, बिल्कुल हाँ। तो अब हम इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट और है तीसरे पॉइंट के अंदर, उसे और समझ लेते हैं। तो पॉइंट, तो संख्याएं क्या क्या मानते हैं और क्या क्या संख्याएं माननी है वो आपने समझ लिया, नोट कर लिया। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। चलिए, इसके अंदर एक प्यारा सा छोटा सा पॉइंट और है, बस उस पॉइंट की ओर आप थोड़ा सा फोकस यहां पर और रखेंगे। अगर तीन संख्याएं ए बी सी आपको कह दे कि जीपी के अंदर है, यानी गुणोत्तर श्रेणी में, किसके अंदर, जीपी के अंदर, यदि आप लिख सकते हो यदि ए कोमा बी तथा सी, ए कोमा बी तथा सी तीन संख्याएं जीपी में हो तब, जीपी में हो तब क्या होगा। अगर तीन संख्याएं ए बी सी तीनों संख्याएं जीपी के अंदर हैं तब क्या होता है मेरे भाई। यहां पर ये चीज समझनी है आपको। क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। आप इसको क्या लिख सकते हो, बी बराबर अंडर रूट ए सी, आप इसको यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, b बराबर अंडर रूट ए सी, आप इसको यहां पर लिख सकते हो। और इसी के साथ आपका पॉइंट नंबर 3 खत्म हो गया। बोलो हाँ, तुम विश्वास नहीं कर रहे होगे है ना कि सर पॉइंट नंबर 3 सच में खत्म हो गया। अरे मेरे भाई सच में खत्म हो गया पॉइंट नंबर 3। इसके देखो, हमने पहले पॉइंट में पढ़ा गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप, गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। सेकंड में आपने पढ़ा गुणोत्तर माध्य क्या होता है, ए बी का गुणोत्तर माध्य, ए बी की पूरी गुणोत्तर श्रेणी दे दे उसका गुणोत्तर माध्य, ए बी के बीच गुणोत्तर माध्य n प्रविष्ट करे तब क्या होगा। ठीक है, ए और बी के बीच n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। तीसरा पॉइंट आपने सीखा गुणोत्तर श्रेणी में संख्याएं मानना, 3 संख्याएं मानना, 4 संख्याएं मानना, 5 संख्याएं मानना। उसके बाद अगर ए बी सी 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी जीपी के अंदर हैं तो उनके बीच क्या रिलेशन होता है। जीपी के अंदर ये होता है, अगर कभी एपी के अंदर पूछे, मैं यहां पर एक स्टार लगा रहा हूं, एपी देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, यदि ए कोमा बी तथा सी, ए कोमा बी तथा सी एपी में हो, किस में हो, एपी में हो तब, यानी समांतर श्रेणी में हो तब क्या होता है, 2b बराबर a प्लस सी होता है। 2b बराबर a प्लस सी मतलब b बराबर a प्लस सी बटा 2 होता है। आप ये भी लिख लेना क्योंकि पिछले वाली क्लास में मैंने ये नहीं लिखवाया था, ये पॉइंट इसमें आया इसलिए मुझे याद आ गया, तो आप इसको भी लिख लीजिएगा मेरे भाई। क्लियर। अब मैं आपको पॉइंट नंबर 3 के सवाल करवाता हूं जिससे आपका थोड़ा सा जोश और बढ़ जाए, थोड़ा सा और चेहरे पर आपके मुस्कान आ जाए। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए सारे के सारे, पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा कर लो, दीवार में सिर फोड़ लो अपना, जो मन करे तुम्हारा। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खेल खिलाते हुए आगे बढ़ो और अपने सपने के लिए मेहनत करो। चलिए सवाल लिखता हूं आप सबके लिए। जीपी की 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो सवाल पहले में प्रिंट हुआ था वो यहाँ का था। जीपी की 3 संख्याएं, जीपी की 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए भाई साहब, जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 19 तथा गुणनफल 216 है। जिनका योगफल 19 तथा गुणनफल 216 है। अब देखिए ये सवाल मुझे नहीं पता कहाँ का है, लेकिन ये सवाल गलती से मिस प्रिंट हो गया है मेरी कॉपी के अंदर। ठीक है, तो भाई ये सवाल अब गलती से मैंने लिख दिया है। अब ये सवाल एपी का है, जीपी का मुझे ये भी नहीं पता, कोशिश करके देखते हैं। चलिए 3 संख्याएं मान ली हमने, a बटा r पहली संख्या मानी, दूसरी a और तीसरी AR माना। तीनों संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं a बटा r प्लस a प्लस AR बराबर कितना आ रहा है भाई, 19 आ रहा है। चलो इसको जरा हल करके बताओ मुझे। ये पूरा इसमें लघुत्तम ले लिया r, तो यहाँ पर आ गया a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर बराबर आ गया 19। इस r को उधर भेज दो। ठीक है, इस r को आपने उधर भेजा तो क्या होगा मेरे भाई, ये सवाल इसका नहीं है। किसका नहीं है, इसका ये सवाल नहीं है। चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। a गुणा a, a बटा r, r से r कट गया, a क्यूब बराबर
216 होता है, ठीक है, ओके ओके, चलिए ठीक है। यहाँ पर आगे करते हैं, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 19r आ गया। यहाँ पर ये आपका एक समीकरण आ गया। दूसरा, गुणा करने पर a बटा आर गुणा ए आर बराबर आ गया 216, r से r कट गया, आ गया a क्यूब बराबर 216। मुझे बताओ 216 कितने का क्यूब होता है? 216 कितने का क्यूब होता है भाई साहब, बता दो जरा जल्दी से मुझे। 216 कितने का होता है? 4 का कितना होता है? 5 का 125 होता है, ठीक है। 10 का कितना होता है? 10 का 100 गुणा 10 1000 हो गया, वो तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। 6 का कितना होता है? 6 का क्यूब 6 छंगा 36, 36 गुणा 6, 36 गुणा 6 करो, 6 छंगा 36, 6 3, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 और 3 21, यानी 6 का क्यूब क्या होता है? तो 6 का क्यूब होता है 216। आप इसको लिखोगे, क्या लिखोगे आप इसको? a का क्यूब बराबर 6 का क्यूब, तो a बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। बोलो हाँ हाँ, तो a बराबर 6 यहाँ पर रख दो, a बराबर 6 यहाँ रखोगे तो आपका ये भी, और ये तो आपको r का मान निकाल देगा यहाँ से। a बराबर 6 जब यहाँ रखोगे तो r का मान आएगा, और a और r का मान आ गया तो संख्या निकाल सकते हो। एक संख्या हो गई 6, एक हो गई जो मान आएगा a का, यानी 6 बटा r का जो मान आएगा वो रख देना, और इसका एक ar कर देना। क्लियर? बोलो हाँ, हो जाएगा पक्का? बिल्कुल हो जाएगा साहब। एक आखिरी सवाल और करवाता हूँ इसका, फटाफट कर लीजिए जल्दी से। चलिए जल्दी से एक सवाल और कर लेते हैं इसका। तीसरा जो पॉइंट है इसका एक सवाल और करेंगे, फिर हम हमारे चौथे पॉइंट की बात करेंगे। इस वाले का एक सवाल और है आपके लिए। क्या है सवाल? कहाँ गया मेरे भाई? चलिए, सवाल यही था। सवाल हमने नोट करना शायद नोट नहीं किया, शायद हो सकता है ऐसा, लेकिन क्या पता नोट किया हो, हम देख लेते हैं एक बार। हाँ, जीपी की 4 संख्याएं ज्ञात कीजिए। सवाल है आपके लिए, सवाल लिखिए, जीपी की 4 संख्याएं, जीपी की 4 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 20, जिनका योगफल 20 तथा वर्गों का योगफल 120 है, तथा वर्गों का योगफल 120 है। आपसे ये पूछ रहा है, यानी 4 संख्याएं आपको माननी है, चारों का आपको योगफल दिया गया है, साथ में आपको इसके वर्गों का योगफल 120 दिया गया है। तो आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? 4 संख्याएं माननी है। बोलो कौन कौन सी मानेंगे? a बटा, बोलिए कौन सी मानेंगी? मानेंगे आप 4 संख्याएं जो आपको माननी है। a बटा आप यहाँ पर मानेंगे r क्यूब, ठीक है, a बटा आर क्यूब। दूसरी मानेंगे a बटा यहाँ पर r, तीसरी ए आर और चौथी ए आर क्यूब। ये 4 संख्याएं आप यहाँ पर मानेंगे। इन चारों संख्याओं का क्या दिया है आपको? चारों संख्याओं का योगफल 20 है, और तथा वर्गों का योगफल कितना है आपका? वर्गों का योगफल 120 है। तो भाई इन सभी को आपको जोड़ना है, जोड़ दो सभी को, और जब सभी को जोड़ेंगे तो आपका आना चाहिए 20, और जब सभी का स्क्वायर करके आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो सभी का स्क्वायर आएगा 120। सवाल को बनाने की कोशिश करना, और सवाल अगर ना बन पाए तो पूरे चैप्टर को वापस रिवाइज करना और फिर बनाने की कोशिश करना। समझ रहे हो मेरी बातों को? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, चैप्टर को बनाने की कोशिश करना और फिर दोबारा अगर ना बन पाए तो दोबारा पढ़ना और फिर बनाना। कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है, केवल और केवल कैलकुलेशन है। जिसने कैलकुलेशन कर ली, और समझो गणित के अंदर कैलकुलेशन ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है भाई। कैलकुलेशन जिसने कर ली उसका बेड़ा पार है, और जिसने नहीं की वो फिर बैठा रहो। समझ गए? हाँ, बीच में आप सभी का एक पॉइंट छोटा सा और बच गया, मैं उस पॉइंट को और यहाँ पर साथ इंक्लूड करना चाहूँगा। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल आप इसी तीसरे पॉइंट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ये सवाल नोट कर लेना, सभी को सवाल बनाना है, ठीक है? नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। फिर टेलीग्राम पर आकर मुझे बता देना। टेलीग्राम का लिंक नीचे अल्फा बीटा वाले लिंक में आपको मिलेगा, वहाँ से आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर बता देना। अगर ये सवाल ना बन पाए तो मैं इसको करवा दूंगा।
ओके, डोंट वरी। चलिए आगे हम बात करते हैं जीपी के अनंत पदों का योगफल। जीपी के अनंत पदों का योगफल, जीपी के अनंत पदों का योगफल क्या होगा, यानी गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अनंत पदों का योगफल क्या होगा। सूत्र लिख सकते हैं आप यहाँ पर, एस अनंत यानी एस ऑफ अनंत, सम ऑफ अनंत इन्फिनिटी टर्म्स यहाँ पर क्या होगा, ए बटा 1 माइनस आर, ए बटा 1 माइनस आर, सॉरी a बटा 1 माइनस आर आपका ये प्यारा सा यहाँ पर सूत्र होगा। इस सूत्र को आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक प्यारा सा सवाल भी मैं आप सबको इसके साथ देना चाहूँगा। सवाल आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर प्लस 1/7 का क्यूब प्लस डैश 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 अनंत पदों का योगफल। अनंत पदों का योगफल बराबर क्या होगा बताना है आप सभी को। ये सवाल भी आप सभी को ही बनाकर बताना है मुझे किसका क्या होगा। और इसके साथ एक सवाल और दे सकता हूँ आप कहोगे तो, ठीक है, ये सवाल भी आप लिख सकते हो। दूसरा सवाल 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2 प्लस 4 की पावर 1/4 प्लस 4 की पावर 1/8 प्लस डैश 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 अनंत पदों का योगफल। ये सवाल भी आपको बनाना है। ओके, कैसे बनाओगे मैं तरीका आपको बता देता हूँ, तरीका बताता हूँ, बनाना आप ही को है, कैलकुलेशन आप ही को करनी है। मैं तरीका बता देता हूँ कि सवाल का तरीका आखिरकार क्या है। पहला सवाल 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर प्लस 1/7 क्यूब। देखिए आपका पहला पद 1/7 है, आर निकालेंगे तो क्या होगा a2/a1, 1/7 का स्क्वायर, 1/7 का स्क्वायर, इसके बटा में 1/7, तो क्या आ जाएगा 1/7 का स्क्वायर गुणा 7/1, 7 से 7 कट गए, यानी 1/7 आर का मान आ गया। ठीक है, आर का मान 7 आ गया, ए का मान है, आर का मान है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 1/7/1 माइनस 1/7 बराबर 1/7/7 एकम 7, 7 में से 1 गया तो 6, 6/7 ऊपर जाएगा तो 1/7 गुणा 7/6, 7 से 7 कट गया, 1/6 आपका उत्तर आ गया। इस पूरी श्रेणी का योगफल 1/6 आ गया। उत्तर नहीं निकालना था मुझे, लेकिन गलती से निकल गया मेरे भाई, समझ रहे हो। नीचे वाले सवाल को आप ही करोगे पक्का, ठीक है। कैसे करोगे, 4 की घात 1/2, 4 की घात 1/4 प्लस 4 की घात 1/8। जब किसी संख्याओं की घात समान हो और नीचे वाली संख्याएं समान हो तो वो संख्या वही रहती है, उसकी घात जुड़ जाती हैं। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको, मैं ऊपर वाला सवाल मिटा रहा हूं, यहां पर देखिएगा ऊपर वाला मिटा रहा हूं, तो आप इस सवाल को क्या लिख सकते हो, आप इसको यहां पर लिख सकते हो 4 की पावर कोष्टक 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस z अनंत तक। ऊपर वाली श्रेणी का मान निकाल लो योगफल, पहला पद 1/2, आप इसका आर का मान निकालोगे 1/4/1/2, ठीक है। तो ए और आर आ गया, इसका योगफल निकालोगे और 4 की पावर में जो योगफल आए वो लिख देना, उत्तर आ जाएगा। क्लियर। चलिए, तो पॉइंट नंबर 3 आपके यहां पर क्लियर हो गए हैं। मैंने आपके 3 पॉइंट यहां पर क्लियर कर दिए हैं। अब हम हमारे पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। और पॉइंट नंबर 4 बिल्कुल प्यारा सा, आसान सा और छोटा सा आपका पॉइंट है, ज़्यादा जोर नहीं आने वाला। क्या पॉइंट है, ये पॉइंट है गुणोत्तर श्रेणी के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर जीपी। जैसा कल आपने एपी वाले चैप्टर में यानी समांतर श्रेणी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं 2 घूंट वापस पानी की पी लेता हूँ, क्योंकि यार पानी पीने से थोड़ी एनर्जी आ जाती है। आप तो घर बैठे बैठे कभी कुछ और कभी कुछ घपा घप ले रहे होंगे राशन, लेकिन हम तो आपके लिए अब यहाँ पे लगे पड़े हैं ना, तो भाई हमें तो पानी पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 4 को। और पॉइंट नंबर 4 की आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, गुणोत्तर श्रेणी के गुणधर्म, गुणोत्तर श्रेणी के गुणधर्म, ठीक है। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, यानी जीपी की प्रॉपर्टीज, गुणधर्म। यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल प्यारी सी है, पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल ही प्यारी प्रॉपर्टी है। ओके, चलिए मैं मार्कर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा, थोड़े बारीक चल रहे हैं भाई साहब। ओके, चलिए तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है,
देखिए पहली प्रॉपर्टी है किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद में, किसी भी जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या, एक फिक्स्ड वैल्यू, या तो हर पद में, प्रत्येक पद में, एवरी टर्म में मल्टीप्लाई की जाए, गुणा की जाए, या उसका भाग लगाया जाए, तो उससे जो नई आपको जीपी मिलती है उसका जो रेशियो होता है, जो कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात, वही होता है जो पहले वाली का होता है। ठीक है, यानी उसका भी वही अनुपात होता है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, यदि किसी जीपी के प्रत्येक पद में, एवरी टर्म में, ठीक है, इफ एनी काइंड ऑफ जीपी इन एवरी टर्म, मुझे थोड़ा इंग्लिश वीक है भाई, कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी साथ देना तुम इस चीज़ में। ठीक है, यदि किसी जीपी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या यानी एक फिक्स्ड वैल्यू गुणा की जाए या भाग दिया जाए, तो प्राप्त जीपी का सार्व अनुपात का मतलब भाई साहब कॉमन रेशियो वही होता है जो पहले वाली का होता है। जीपी मैं सीधा लिखता हूं, जीपी उसी सार्व अनुपात की होगी, सार्व अनुपात की होगी। मैं सिंपल सी लिख देता हूं, यानी अगर आप किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के प्रत्येक पद में कोई संख्या, कोई फिक्स वैल्यू गुणा करते हैं या भाग देते हैं, तो उसे करने के बाद जो जीपी आती है, जो नई गुणोत्तर श्रेणी बनती है, उसका सार्व अनुपात, उसका जो कॉमन रेशियो होगा वो वही होगा जो पिछले वाली यानी पहले वाली जीपी का था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां पर समझ सकते हो। ठीक है, मान लीजिए ए, बी एंड सी आपके आर इन जीपी, ये तीनों किसके अंदर है भाई? जीपी के अंदर है। ए, बी और सी तीन टर्म है, ये जीपी के अंदर है। तो आप यहां कह सकते हो, मैं लैम्डा से गुणा कर देता हूं, ए लैम्डा, बी लैम्डा एंड सी लैम्डा आर इन जीपी, ये भी किस में होंगे? जीपी के अंदर होंगे। अगर मैं ए बटा लैम्डा, बी बटा लैम्डा, सी बटा लैम्डा कर दूं, ठीक है, सी बटा लैम्डा, तो ये भी किसके होंगे? आर इन जीपी। मतलब अगर किसी गुणोत्तर श्रेणी में किसी एक निश्चित संख्या से या तो सभी को गुणा कर दो या सभी का भाग लगा दो, तो वो भी गुणोत्तर श्रेणी में ही होगी, या फिर उसका सार्व अनुपात भी वही होगा जो पहले वाली का था। ये आपका पॉइंट नंबर 1 है गुणधर्म के अंदर। दूसरा गुणधर्म और पढ़ाऊंगा जो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट होगा। क्लियर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लास्ट सुनकर बड़ी फीलिंग्स आती है, खुशी आती है, मजा आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो नोट कर लिया? नहीं किया तो पॉज कर लो भाई, नोट करना है तुम्हें, फिर मिटा रहा हूं मैं। चलिए अब बात करते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर कोई जीपी आपको दी गई है, ठीक है, किसी जीपी के प्रत्येक पद की घात, किसी गुणोत्तर श्रेणी के जो घात हो, जो प्रत्येक पद होता है उसकी समान घात लगाने पर भी जीपी ही होती है। मतलब मेरी बात समझिए, कोई जीपी आपको दी गई है, उस जीपी के प्रत्येक पद की घात आप अगर समान कर देते हैं तो भी वो क्या होगी? जीपी में ही होगी। जैसे कि, ठीक है, घात समान करने पर भी जीपी में ही होती है। मैं शॉर्टकट में लिखूंगा यहां पर, घात समान करने पर भी जीपी में ही होंगे। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, पूरी चीज़ें नोट्स में लिखी हुई मिल जाएंगी। बाकी सारी चीज़ों के मैंने पूरे नोट्स लिखाए हैं अच्छे से बाकायदा। तो समझना मेरे भाई, मैंने कहा कि ए, बी, सी आर इन जीपी, ये सभी किसके अंदर हैं? आपके जीपी के अंदर हैं। ए, बी और सी तीन आपको पद दिए हैं, किस में है? जीपी में है। तो मुझे यहां पर बताओ सबसे पहले, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर किस में होगा? जीपी के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? ये भी जीपी के अंदर। मैं आपसे पूछूं यहां पर, मुझे बताओ, अंडर रूट ए, अंडर रूट बी, अंडर रूट सी। भाई अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2।
इसकी भी घात 1/2, इसकी भी घात 1/2, इसकी भी घात 1/2, तो कितना होगा? ये किस में होगा? ये भी जीपी में होगा। अगर मैं यहां पर कह दूं, क्या कह दूं मुझे बताओ, यहां पर 1/a 1/b 1/c। अब तुम कहोगे साहब यहां तो घात ही नहीं दिख रही, घात कहां है? अरे भाई घात है, मैंने a की घात -1, b की घात -1, c की घात -1 लगाया है। तो यहां पर इसको तुम 1/a, इसको 1/b, इसको तुम 1/c लिख सकते हो। तो 1/a 1/c 1/b 1/c तीनों ये भी किस में होंगे? जीपी के अंदर होंगे। समझ रहे हो? अगर गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद की घात समान कर दी जाए तो प्राप्त नई श्रेणी भी आपकी जीपी गुणोत्तर श्रेणी में ही होती है। ये आपका पॉइंट है एग्जैक्ट। ओके, क्लियर है? उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। तो अभी आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। अब मैं आप सभी को कुछ 2 प्यारे प्यारे छोटे छोटे पॉइंट और लिखवाऊंगा जो आपके वैसे काम आने वाले हैं। क्लियर है? तो हाँ भाई, सारे तैयार हो? चलिए, गुणोत्तर श्रेणी आपकी यहाँ पर ख़त्म हो गई है और अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें आप सबकी मैं यहाँ पर नोट करवाने वाला हूँ। ओके, तो अब आप सभी इनको नोट करेंगे। चलिए, सबसे पहली बात नोट करते हैं, पहला स्टार। अगर आपसे 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 प्लस n इसका योगफल पूछे, यानी सामान्य जो प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, अगर नेचुरल नंबर का योगफल पूछे, भाई साहब बहुत सी जगह काम आएगा, तो हर बार निकालने थोड़ी बैठोगे। पहला पद a है, सार्व अंतर 1 है, ठीक है, तो ऐसे निकालने थोड़ी बैठोगे। याद रखना क्या होता है यहाँ पर, n × n + 1/2 होता है। इसका योगफल क्या होता है? ये होता है, ठीक है। चलो दूसरा स्टार लगाओ यहाँ पर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस n स्क्वायर, इसका क्या होता है? स्क्वायर वाली संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? वर्गों का योगफल क्या होता है? प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है? बोलो, n × n + 1 गुणा 2n + 1 बटा 6 होता है। n × n + 1 गुणा 2n + 1 बटा में 6 होता है। क्लियर है? चलो तीसरा देखो यहाँ पर, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n का क्यूब। अगर क्यूब पूछ ले, ठीक है, यानी प्राकृत संख्याओं का घन का योगफल पूछे, तो ये क्या होगा आपका? इसको आप लिखोगे n × n + 1/2 और इस पूरे का स्क्वायर कर देना। इस पूरे का क्या कर देना मेरे भाई? स्क्वायर कर देना। ये आपका घन आ जाएगा, घन का योगफल आ जाएगा। क्लियर है? तो इसी के साथ आपका ये पूरा पॉइंट जो था गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी जिसे हम कहते हैं, पूरा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। आप इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा आप यहाँ पर कर सकते हैं। और मैं अपनी प्यारी सी 2 लाइनों के साथ जो मैंने शुरुआत में आप सभी से कही थी मेरे भाई, क्या कहा था? शुरुआत में मैंने कहा था कि किसी महान व्यक्ति ने कहा था मेरे भाई कि हौसला रख प्यारे वो मंजर भी आएगा। क्या कहा था भाई? हौसला रख प्यारे वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। तू मेहनत तो कर मेरे यार, अरे तू थोड़ी शिद्दत से मेहनत तो कर। तेरे पास तेरे सपने, तेरे अरमान, तेरा लक्ष्य खुद चलकर मुकम्मल होने आएगा। तो मेरे भाई मेहनत कीजिए, आपका सपना, आपका लक्ष्य, आपके अरमान सब कुछ आपके पास आएंगे। आपका हर सपना, आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी जब आप शिद्दत से मेहनत करेंगे। तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर इस क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला है, अगर आपको इस क्लास से कुछ बेनिफिट मिला है, देखिए मैंने कोशिश की है कि मैं आप सबको कुछ सिखा सकूं, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। अगर आपको लगा है कि हाँ आपने सीखा है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, बडीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपनी उन सबके साथ, ठीक है। ओके, आप इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हैं जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं और मुझे और भी बेहतरीन करने की भी ज़रूरत है। इसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कंटिन्यू पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। आपको एक मोबाइल नंबर मिल रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर, नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर
अगर आप कभी भी मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप 8905478503 इस नंबर पर आप मुझे, व्हाट्सअप नंबर है ये मेरा, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि भैया मुझे आपसे पूरा गणित पढ़ना है, पूरा मैथमेटिक्स सीखना है। तो आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है भाई। देखो, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और ऐसे करते करते पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सपनों को फोड़ो, अपने लक्ष्य को हासिल करो। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप सबको द योद्धा एकेडमी की ओर से थैंक्स ए लॉट। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना इतना कीमती टाइम दिया। जय हिंद, जय भारत।